नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल और स्वागत है आपका कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल में। कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ डिम्पल शर्मा। आज का हमारा कार्यक्रम संगीतमय रहने वाला है। संगीत जो कि प्रकृति के कण कण में व्याप्त है और जिसे भारतीय संस्कृति की आत्मा कहा जाता है। संगीत हमारे मन को पंख देता है और हमारी कल्पना को उड़ान देता है और जीवन में भर देता है उल्लास और आनंद। आज कार्यक्रम में हमारे साथ अपनी कला का रंग बिखेरने के लिए एक शिक्षक हैं, एक कलाकार हैं जो गायन, वादन एवं नृत्य इन तीनों ही विधाओं में पारंगत है, जिन्होंने अपनी कला के माध्यम से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल का प्रतिनिधित्व किया है और इन्हें कई सम्मानों से नवाजा गया है। तो आइए मुलाकात करते हैं आज के हमारे मेहमान से, जिन्हें संगीत शिरोमणि के सम्मान से नवाजा गया है। तो कार्यक्रम में आज हमारे साथ है पंडित विद्यासागर जी। पंडित विद्यासागर जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। पंडित जी, जिस तरह से आप जो हैं देवी के भक्त हैं, माँ शारदा की जो है आप पे अजीम अनुकंपा है, तो हम चाहेंगे कि आज आप जो है कार्यक्रम की शुरुआत माँ के चरणों में कुछ अर्पण करके करें और हम आपकी मधुर ध्वनि जो है माँ के आशीर्वाद के रूप में सुने। जरूर। मेरे गुरु जी की एक रचना है जी। जय 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 माता सरस्वती शारदा, सरस्वती शारदा। माता सरस्वती शारदा, विद्यादानी दयानी दुख हरणी, जगत जननी जगतारणी। माता सरस्वती शारदा, माता सरस्वती शारदा। जी, बहुत ही खूब कि माँ के चरणों में जो है पहली जो हमने अरदास है वो लगा दी है। पंडित जी, जिस तरह से आपका एक बहुत ही लंबा सफ़र जो है संगीत से जुड़ा रहा है, आपको बहुत से सम्मानों से नवाजा गया है, बहुत ही राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने जो है हिमाचल का प्रतिनिधित्व किया है। ऐसे में यदि हम इस संगीत के शुरुआती सफ़र की बात करें तो वो किस प्रकार का रहा है? मेरा जो शुरुआती दौर संगीत का, पैसे तो मेरे घर में दादाजी महफिली थे, घर में हारमोनियम तबला रहता ही था, तो बचपन से ही कभी थोड़ा थोड़ा हाथ मारते रहते थे जी। और फिर हमारे जो सराज घाटी में महफिलें होती रहती थी जी। तो सराज घाटी की बहुत से बुजुर्ग कलाकारों को हम सुन कर भी और शौक पर पैदा हुआ जी। तो एक बारी ऐसे एक बात है कि एक घर में था, एक फंक्शन था, तो हम खाना बनाने में 10th में पढ़ता था उस टाइम जी। तो बहुत महफिल रखी थी बड़ी, तो मुझे भी गाने के लिए कहा, तो जो टूटा फूटा तो गा लिया जी। लेकिन एक और हमारे गुरु बहन बहुत बड़े थे मेरे से, तो उन्होंने गाया तो बहुत अच्छा लगा मुझे जी। तो मैं पूछा, मैं कहा दीदी आपने कहाँ सीखा? बोला ऐसे ऐसे प्रोफेसर श्यामलाल ठाकुर जी के पास मैं सीखती हूँ जी। तो फिर गुरु जी को ढूंढने के लिए मैं बंजार से कुल्लू आया जी। तो कुल्लू लगभग 1992 से लेके गुरु जी के पास 2010 तक रहा जी। 2010 में गुरुजी का स्वर्गवास हो गया। तब तक गुरुजी के 17-18 साल गुरुजी के पास गायन और वादन की शिक्षा, तबला वादन की शिक्षा उनके पास ली जी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आपका जो पारिवारिक माहौल आपको मिला वो इस तरह का मिला कि आपका रुझान जो है इस तरफ को बढ़ता चला गया। तो क्या ये जो है ये सफ़र हम कह सकते हैं कि जब आप 10th क्लास में थे तब जाकर ही जो है इस लेवल तक पहुंचा कि आपको सीखने का मन किया, या जब आप बहुत छोटे थे उस समय भी जिस तरह से आपने कहा कि घर पे बहुत सारे आपको साज देखने को मिलते थे, तो एक जो वो बच्चे का मन होता है कि आपको सीखना है, मुझे ये चीज़ बजानी है, तो इस तरह के भाव रहते थे आपके? जी, बचपन से ऐसा भाव रहता था। जहाँ भी कोई महफिल होती थी, संगीत का कार्यक्रम होता था जी। छोटे छोटे होते थे लेकिन सुनने जाना था, बड़े बड़े बुजुर्गों को सुनना कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें उनसे अभी भी मेरे दिमाग में कई बैठे थे। हमारे बंजार में पंडित रति राम जी थे जी। एक आदि कविता उनसे भी मैंने राग उनसे सीखा था। सुंदर श्याम वैद्य जी थे, उनसे सीखा। यानी कि थोड़ा बहुत जितने बुजुर्ग थे, मेरे चाचा जी है जी रेवती चंदी, उनसे भी जो बचपन से जब बैठते थे तो कुछ न कुछ दिमाग में चीज़ें बैठती रहती थी, चाहे तबले का, चाहे गाने का, चाहे हारमोनियम का।
जी तो धीरे धीरे यही अब मेरा शौक़ बढ़ता रहा। जी। जिस तरह से आपने गायन की बात की, तो जो आपकी शुरुआत रही तो वो किस प्रकार से रही? क्या कुछ आपने सीखना शुरू किया? गायन की मेरा जो विधिवत सीखना मैंने लगभग 1992 से स्वर्गीय प्रोफेसर श्यामलाल ठाकुर जी के पास उनके सानिध्य में सीखना शुरू कर दिया। जी मेरा गायन और तबला वादन मैंने साथ साथ सीखना उनके पास शुरू किया था। जी। तो किस तरह का वो एक्सपीरियंस था? कौन सी ऐसी पहली चीज़ थी जो आपने अपने गुरुजी को सुनाई थी और जिसके बाद उन्होंने जो है आपको शिक्षा देना आरंभ किया? गुरुजी के पास जब मैं गया, पहली बार गया, तो गुरुजी ने बोला कि 1 हफ्ते के बाद आना। जी तो मैं 1 हफ्ते के बाद नहीं आया था, 1 महीने के बाद गया गुरुजी के पास। जी गुरुजी ने बोला देर आए पर दुरुस्त आए। जी तो बोला क्या गाते हो? फिर मैं कुछ गाया, बोला ये पसंद नहीं है मेरे को। फिर मैं तबला बजा, नहीं बोला ये ठेका भी ठीक नहीं है, जी हाथ नहीं आपका ठीक है। जी तो मुझे लग रहा मैं तो गांव में तो महफिल में अच्छा जी। क्या गाता बजाता था, लेकिन धीरे धीरे समझा। गुरुजी ने बोला ऐसे बेटा, जो बेसिक जो चीज़ है उसके ऊपर बहुत काम करना ज़रूरी है। जी जो अलंकार हमारे होते गाने में, तबले की जो बेसिक चीज़ है वो आपको सीखनी चाहिए। जी तो तब से गुरुजी के पास 17-18 साल सीखे और अभी भी कुछ लोगों के पास में सीखता हूँ, ऐसा नहीं है। जी। तो आपका जो सीखने और सिखाने का सिलसिला है वो चलता ही जा रहा है। आप साथ पे जहाँ गायन की जो है क्लासेस लेते हैं, साथ ही साथ जो है अपने दोनों चीज़ें आपकी साथ में चल रही हैं। खुद भी सीख रहे हैं और जो अपने शिष्य हैं उनको भी सिखाते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने अपने जो ये कार्य को है ये रोक दिया है। ऐसे में यदि हम बात करें तबला वादन की, जो आपने तबला वादन भी जो है साथ में ही शुरू किया, तो क्या कुछ रहता है जब हम तबला वादन की बात करते हैं? क्या कुछ उसमें जानने की ज़रूरत रहती है? किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, वो आप हमें ज़रूर बताएं। तबला वादन में सबसे जो शिष्य होता है उसकी पेशेंस देखी जाती है। जी उसकी पेशेंस कैसी है, किस भाव का बच्चा है। जी इसमें बहुत धैर्यवान बच्चा होना चाहिए। तबले में तो कुछ स्वर तो हारमोनियम की तरह तो है ही नहीं। जी उसमें तो लगभग 2 महीने सिर्फ वो ता ना इस तरह से बजाना पड़ता। कई बार बोर भी हो जाता बच्चा और 10-15 दिन में छोड़ के चले जाता। जी वही 1-2 महीने अगर निकाल पाए बच्चा, जी तो अब धीरे धीरे उसका जो हाथ बिल्कुल तैयार होना शुरू हो जाता है। जी तो इसके बाद तबले में जैसे हमारे कायदा, रेला, जी पेशकार, टुकड़े, परने वगैरह इस तरह से बजती रहती है। जी और जितना ज़्यादा सीखे तो उतना मटेरियल अपने हाथ में, और हाथ में एक रस आता है, हाथ भी तैयार हो जाता है। जी। यदि आप तबला को लेकर हमें कुछ और गुनगुनाकर हमें किसी तरह बता पाएँ और हम साथ ही आपका एक वीडियो भी देख लें कि किस तरह से आप अपने शिष्यों को जो है सिखाते हैं, तो वो हम साथ में चाहेंगे। तबले का जो मैं एक गुरुजी का जो मेरा जो तबले का जो घराना है, पंजाब घराना, गुरुजी पंजाब घराने से सीखते थे। जी तो पहले तो तबला आटे वाले तबले होते थे जी पंजाब में। जी तो अब धीरे धीरे से चेंज, जो डुगी आ गई, मदीना आ गई। जी तो अभी भी हम पंजाब का बाज यानी कि खुला बाज, उसमें खुले बोल बजते हैं। जी जैसे धागे तिटे तागे तिटे कृत तिटे धागे तिटे गदि गन नागे तिटे गदि गन धा 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 गदि गन धा, इस तरह के खुले बोल, जी जो पखावज के बोल उस तबले में बजाए जाते थे। जी। तो इस तरह से जो है आपकी प्रस्तुतियाँ रहती थी, जो आप आम तौर पर जब हम देखते थे तो वो आप अपनी प्रस्तुतियाँ दिया करते थे। बात की जाए प्रस्तुतियों की कि किस तरह से आपने जो शुरुआत की, जो एक कलाकार होता है उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है कि वो जाकर अपनी प्रस्तुति दे और उसे लोगों द्वारा सराहा जाए। तो आपकी जो शुरुआत है इस तरह की प्रस्तुति की, वो कब हुई? प्रस्तुति की मेरी लगभग 1993 में ये जिला युवा खेल विभाग वाले वो कार्यक्रम कराते हैं, कंपटीशन कराते हैं, जिसमें तबला, हारमोनियम, सितार, फ्लूट, क्लासिकल डांस और फोक सॉन्ग, फोक डांस वगैरह इस तरह का कंपटीशन कराते। तो उसमें पहली बार मैं तबला बजाया था कला केंद्र में, लालचंद प्राथमिक कला केंद्र में बजाया था जी और हारमोनियम भी बजाया था उसमें। तो बहुत अच्छा लगा था। उस टाइम 2-3 साल मुझे सीखते हुए थे। जी तो उसके तुरंत बाद एक फंक्शन हमारा दिल्ली में था, वो नेहरू युवा केंद्र की तरफ से था। जी बहुत बड़ा कार्यक्रम था। जी तो तबला वादन के लिए मेरे को ले गए, लेकिन वहाँ इतनी ऑडियंस थी, थोड़ा सा घबरा तो गया था, लेकिन गुरुजी की थोड़ी कृपा थी, लेकिन बज गया 10-15 मिनट जो बजाना था। जी।
तो क्या कुछ उस समय की कोई ऐसी कोई कृति है, कुछ आप हमें सुनाएं जो हमारे दर्शक हैं वो भी इस समय सुन पाएं उसको, कोई ऐसी चीज़, कोई भजन या कोई चीज़ आप हमें ज़रूर सुनाएं उस समय का। गुरुजी एक भजन गातक है जी उसको हमने वहाँ थोड़ा सा गा गुनगुनाया था, लगभग 2-3 मिनट की आइटम थी वो। जी हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, प्रभु दर्शन की प्यासी, देखियो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी, पल पल रहत उदासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, प्रभु दर्शन की प्यास। ये भजन 2-1 मिनट का गाया था वहाँ पे। जी, तो किस तरह का रिस्पांस मिला आपको, कैसा अनुभव हुआ उस समय, क्योंकि वो आपके शुरुआती दिन थे और शुरुआती समय में जब आप सीख भी रहे हैं और इस तरह की अपने गुरुजी की आपने एक जो प्रस्तुति थी वो दी, तो कैसा वो सारा अनुभव था आपका? अनुभव हमारा तो उस टाइम ज़्यादा तो हम सीख ही रहे थे, लेकिन तब भी एक अपने को सुकून मिला यार, हम दिल्ली पहुंच के हमने भजन गाया। बहुत बड़ी बात अब हो रही थी हमारे को यार, तबला और भजन हमने दिल्ली जाके पहुंचे, बहुत अच्छा लगा और एक एनर्जी वहाँ ऐसी मिली यार, हमने और मेहनत करनी, इसमें प्रैक्टिस करनी है कुछ गाने बजाने में। जी, तो इस तरह से चलता रहता था। जी, जिस तरह से पंडित जी आज के समय में आप देखते हैं कि आपके समय में जब आपने सीखना शुरू किया था और आज का हम समय देखते हैं काफ़ी बदलाव आ गया है, और आज के समय में हम देखते हैं कि कलाकारों को जो है काफ़ी अच्छे प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं, तो ये बदलते समय को आप संगीत के लिए कैसा मानते हैं? मैं तो ये बोलता हूँ कि आजकल तो इतनी स्टेज मिल रहे हैं, मंच मिल रहे हैं कलाकारों को, पहले इतने कहाँ मिलते थे जी। और इतने अच्छे अच्छे क्या नाम साउंड सिस्टम, पहले साउंड सिस्टम नहीं होता था जी। एक माइक होना या ऐसे महफिल में गाना पड़ता था, गला फाड़ के गाना पड़ता था जी। लेकिन आजकल तो नए जो कलाकारों के लिए इतने प्लेटफॉर्म बनी है, तो मैं तो ये बोलता हूँ कि बहुत बड़ी बात है जी। लेकिन आजकल मेहनत बहुत कम करते लोग जी। लेकिन पुराने जो लोग थे बहुत मेहनत करते थे जी। आजकल कुछ लोग देखे मैं कि थोड़ी सी प्रैक्टिस करके और अच्छे मंच पे गाना शुरू कर लेते जी। आजकल मेलों में देखो आप कितना बहुत अच्छे अच्छे स्टेज बनाया होता उन्होंने, कोई भी थोड़ा सा चाहे एक गाना ही फोक सॉन्ग गाओ और गाना गा लेते, लेकिन पहले ऐसा नहीं था जी। लेकिन गुरुजी हमारे बोलते थे कि बेटा बहुत मेहनत करो, अगर 10 साल के बाद तब आ जाके कहीं आपने स्टेज पे कुछ गाना है बजाना जी। आपने अपने गुरुजी की बात की और कहते हैं कि जीवन में गुरु का होना जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज के समय में आप खुद भी एक शिक्षक के रूप में जो है अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, जो आपकी संगीत की है, वादन की है, हर तरह की शिक्षा आप जो दे रहे हैं। ऐसे में यदि गुरु का जीवन में महत्व की बात करें तो वो आपके जीवन में आप कैसे मानते हैं? किस तरह से गुरुजी के सानिध्य में जो है आपके जीवन की दिशा बदल गई? गुरुजी के सानिध्य में ऐसा कि है, जब से मैं गुरुजी के पास सीखना शुरू कर दिया, जो पुराना जो मेरा ख्याल था, जो जवानी का होता ही है, जैसे कहीं महफिल में गाना, मेलों में गाना, तो उस तरह का सारा बिल्कुल हटकर हमारा क्लासिकल की तरफ मेरा रुझान रहा जी। तो पहले बाकी फोक सॉन्ग भी आ रहा है या और चीज़ें, कवालियाँ वगैरह गाते थे, लेकिन गुरुजी के जब से सानिध्य में आए तो गुरुजी ने बोला कि यही संस्कृति है हमारी, जो शास्त्रीय संगीत है, तो आप इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा जी। तब से मैं इसी में रहता, अपने बच्चों को भी यही बोलता हूँ कि यार शास्त्रीय संगीत को ज़्यादा से ज़्यादा सुनो और गाओ जी। आपने शास्त्रीय संगीत की बात की, तो कौन सा ऐसा राग है जो आपके काफ़ी करीब रहा है और जो आप अभी हमें उसकी कुछ पंक्तियां जो हैं वो सुनाने वाले, और हम चाहेंगे साथ ही साथ हम आपका एक वीडियो भी जो है वो अपने दर्शकों को उसी के साथ में दिखाएं, तो हम चाहेंगे कि आप शुरुआत करें। मेरा सबसे ज़्यादा पसंदीदा राग मालकोस रहा है जी। राग मालकोस जी, ज़रूर उसकी कुछ आप पंक्तियां ये भैरवी थाट का राग है जी। तो मध्य रात्रि में गाया जाता है जी। और बसंत ऋतु में इसको कभी भी गाया जाता है, बसंत ऋतु का ही राग है लगभग जी।
दुर्गे भवानी 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 दुर्गे भवानी 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 जन जन की पीर हर महारानी जन जन की पीर हर महारानी दुर्गे भवानी 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 दुर्गे भवानी 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 दुर्गे भवानी दुर्गे भवानी दुर्गे भवानी बोले अम्बुआ डार पर कोयलिया बोले अम्बुआ डार पर ऋतु बसंत को देत संदेशवा ऋतु बसंत को देत संदेशवा कोयलिया बोले अम्बुआ डार पर कोयलिया बोले अम्बुआ डार पर नवकलियान पर गुंजत भंवरा बंबरा 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 नवकलियान पर गुंजत भंवरा उनके संग करत रंग रलियां यही बसंत को देत संदेशवा कोयलिया बोले अम्बुआ डार पर। जी, बहुत ही खूब राग मालकोस जो ये था, इसके बारे में पंडित जी कुछ इसकी कोई विशेषताएं कुछ आप बताना चाहें इससे संबंधित? राग मालकोंस इसमें गा धा नी उस पर कोमल लिखते हैं, जी। बाकी स्वर शुद्ध इसमें रे और जो पंचम स्वर वर्जित रखा है इसमें, जी तो बहुत मीठा मधुर राग है जी। मालकोंस। जी, बहुत ही मधुर था। एक जो सुरीली सी है, मिठास भरी हुई जो है इसमें आवाज़ आ रही थी, तो बहुत ही मधुरता लिए हुए थी। बात की जाए शास्त्रीय संगीत के साथ जो हमारे लोक गीत हैं, फोक सॉन्ग्स हैं, उनका भी जो है आपस में काफ़ी अच्छा एक संबंध रहता है और आप जो हैं खुद भी उससे काफ़ी जुड़े हैं। तो किस तरह से आप इन दोनों को देखते हैं, कैसे दोनों में सामंजस्य स्थापित हो सकता है? लोकगीत जो पुराने जो लोकगीत हैं हमारे, वो किसी न किसी राग से जुड़े रहते हैं, कोई न कोई जी। छाया उन गीतों के ऊपर किसी न किसी राग की पड़ी होती है। जी तो अब मैं बच्चों को यही सिखाता हूँ, जो पुराने पुराने जो हमारे जो लोकगीत है उनकी जो छाया देखो किस राग में है, जी किस राग की छाया इस गीत में है। जी तो इससे बच्चों को क्या जल्दी से उनके दिमाग में बैठता, हमने तो राग ये किया हुआ, इसमें देखो इस तरह का ही है, जी तो वो जल्दी उनके दिमाग में बैठ जाता है। और वो पुरानी जो मिट्टी की जो खुशबू है जी। वो उन पुराने गीतों में है। जी, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है कि उसे रिलेट करना, उसे समझना मुझे लगता है बच्चों के लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि लोक गीतों में बहुत सी कहानियाँ होती है, बहुत कुछ छिपा होता है। ऐसे में एक लोकगीत हम आपसे भी ज़रूर सुनना चाहेंगे जो आपके बेहद करीब हो, जो आपको बहुत पसंद हो। बहुत पुराना गीत है, जी 100-200 साल पुराना गीत होगा मेरे ख्याल जी। से, आज तक किसी ने बताया नहीं, कोई किसी ने गाया होगा। जी। बहुत हमारे जिसको ढीली नाटी बोलते हैं, बहुत ढीली नाटी है। जी ये सारा राग वृंदावनी सरंग के ऊपर ही है राग, जी। ये जो गीत है। जी, तो आपका शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत साथ साथ में ही चलते हैं। जी हेठ बोलानी मोते लीरी शोरिय काल बादड़ा हेठ हेठ बोलानी मोते लीरी शोरिय काल बादड़ा हेठ तानिहार
दे भाड़ देगे नीमुए तो निहाल दे भाड़ देगे नीमुए छिरे डेहड़ू बैठे बैठे बोलानी तेलीरी शोरिए काल जी, बहुत ही खूब। आपने कहा कि ये 200 साल पुराना भी हो सकता है, तो थोड़ा सा हम इस गीत के बारे में भी जानना चाहेंगे कि क्या बोल हैं और क्या कुछ कहना चाहता है गायक इसके माध्यम से। इसमें एक नीमू तेली की जो लड़की है जी, शायद उसके साथ कुछ ट्रेजेडी हुई होगी, मेरे ख्याल अल्पकाल में उसकी डेथ हुई थी किसी यानी कि बर्फ की चोटी के ऊपर जी। तो उसके बारे में वो, लेकिन घर वाले वेट कर दे तो निहाल दे बहाल दे नीमू यानी कि तेरे को तेरा इंतजार कर करके अच्छी रेडी उड़ू बैठे जो पलके है ना ये अंदर को चले गई है ना, लेकिन वो आई नहीं थी दरअसल। तो इस गीत में उसके बारे में लिखा हुआ। जी, तो हमारे जो लोकगीत हैं वो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को दिखाते रहते हैं और बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारी जो कहानियां हैं उसमें निकल कर सामने आती हैं। और जैसे आपने कहा कि आपके जो शिष्य हैं उन्हें भी सीखने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है जब भी वो लोकगीत और शास्त्रीय संगीत को साथ साथ में लेते हैं। सर, जिस तरह से आप जो है बच्चों को सिखाते हैं, किस तरह का अनुभव आप पाते हैं आजकल में? जैसे आपने कहा कि समय काफ़ी बदल चुका है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हुई हैं, बहुत सारे परिवर्तन जो हैं वो हम अच्छे भी कह सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं हमें कहीं ना कहीं पीछे की ओर भी लेके जा रही हैं। ऐसे में क्या कुछ आपका अनुभव है अपने शिष्यों के साथ? मेरे शिष्यों में ऐसा है कि मेरे कुछ जो पुराने जो शिष्य हैं वो अभी तक मेरे साथ में जुड़े हैं जी, काफ़ी सालों से जुड़े हैं और बहुत अच्छा फोक गा रहे हैं जी, और फोक में अच्छा नाम कमा रहे हैं। और वो ये जो ट्रेडिशनल जो सॉन्ग है इसी की वजह से वो आगे काफ़ी आगे जा रहे हैं। जी, लेकिन जो नए शिष्य कुछ एक आते हैं, कुछ दिन के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं, जी, लेकिन जिसमें धैर्य है वो शिष्य टिका रहता है जी, और सीख लेता है। क्लासिकल में तो धैर्य का ही होना बहुत ज़रूरी है। जी, जिस शिष्य में धैर्य नहीं हो तो वो फिर 2 दिन आएगा, तीसरे दिन फिर नहीं आएगा। जी, तो ये तो चलता रहता है इस तरह। जी। जैसे आपने धैर्य की बात की, और कौन-कौन से गुण होने चाहिए जब हमें इस तरह की कला जो है वो सीखनी है, चाहे हम संगीत की बात करें, नृत्य की बात करें, वादन की बात करें, और क्या कुछ हम कह सकते हैं कि किन विशेष गुणों का समावेश जो है एक व्यक्ति में होना चाहिए, तभी जो है वो उस कला को अच्छे से सीख सकता है? सबसे पहले जो शिष्य है वो गुरु के प्रति समर्पित होना चाहिए। जी, गुरु का आदर करें, गुरु जो चीज़ बताएं उसका अनुसरण करें। जी, आज कोई चीज़ बताएं उसके ऊपर मेहनत करें, रियाज करें, जी, तो तभी ये चीज़ें चलती है। लेकिन आजकल मैं बहुत से बच्चे देखता हूँ, आजकल जब से कॉलेज का सिस्टम चल पड़ा है वो तो आजकल तो उतना माहौल होता ही नहीं गाने और बजाने का। लेकिन जो शिष्य गुरु से जुड़ता है, अच्छे गुरु के पास जाता है, तो वो फिर काफ़ी लंबे समय तक चलता रहता है। जी। तो ये जो गुरु शिष्य परंपरा है ये चलती रहनी चाहिए। जिस तरह से आप स्वयं भी आज भी सीख रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, वही चीज़ जो है वो जीवन पर्यंत चलनी चाहिए, क्योंकि सीखने की जो प्रक्रिया है वो कभी थमनी नहीं चाहिए, आगे बढ़ती रहनी चाहिए। पंडित जी, जिस तरह से आपने हिमाचल का प्रतिनिधित्व जो है वो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर किया है, यदि हम राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा जहाँ आपने जो है अपनी प्रस्तुतियाँ नहीं दी होंगी। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो है आपको गोल्ड मेडल भी मिला था, और वो भी फोक सॉन्ग्स के लिए। तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, किस प्रकार का अनुभव रहता है जब आप इस तरह से अलग अलग प्रदेशों में जाते हैं और जो है हमारे हिमाचल की संस्कृति को वहाँ प्रदर्शित करते हैं, क्या कुछ रहता है? छत्तीसगढ़ जब हम गए थे तो मेरे जो शिष्य थे उसमें से 3 लड़के थे, 3 लड़कियां थी जी, और मैं बहुत पुराना, वो भी बहुत साल पुराना गीत किया था, जी, तो उसको वहाँ पे प्रेजेंट किया था उस गीत को। यानी कि काफ़ी, यानी कि 2-3 महीने से हम उसके ऊपर तैयारी कर रहे थे। जी, एक वर्कशॉप लगाई थी मैंने इसी गीत के ऊपर। जी, तो काफ़ी तैयार होकर जब हमने छत्तीसगढ़ में पेश किया वहाँ, तो पूरे हिंदुस्तान के जो अच्छे अच्छे फोक सॉन्ग आने वाले थे जी, तो वो आए थे, और ऊपर वाले की ऐसा आशीर्वाद रहा, गुरुओं का आशीर्वाद रहा, और वो पूरे हिंदुस्तान में फर्स्ट रहा, यानी कि प्रथम आया वो। जी, तो उस गीत के थोड़ी 2 लाइनें में सिर्फ आप बताओ कौन सा गीत है? जी,
काय था यारा डाळे बाशला कावा काय था यारा डाळे बाशला कावा हो काय था यारा डाळे बाशला कावा काय था यारा डाळे बाशला कावा। ये गीत बहुत ही खूबसूरत ये गीत था जो आपको वहाँ पर जो है प्रथम पुरस्कार मिला, एक गोल्ड मेडल मिला, और मुझे लगता है कि एक कलाकार के लिए ये प्रोत्साहन के रूप में काम करता है जब आपको इस तरह से सराहा जाता है। बात करें विद्यासागर जी, जिस तरह से आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है देश का प्रतिनिधित्व किया है, आप रशिया, ओमान, बहुत जगह पर आपने जो है अपनी प्रस्तुतियाँ दी, वो किस तरह का एक्सपीरियंस था? क्योंकि जब आप राज्यों में, देश के राज्यों में अपना प्रस्तुति दे रहे थे तो वो हम कह सकते हैं कि अपनों के बीच में था, परंतु बाहर जाकर, दूसरे देशों में जाकर आपने जो है काफ़ी सारे शोज़ किए, 16 इतने शोज़ आपने जो है रशिया में ही किए। तो किस प्रकार का पूरा अनुभव था, क्या कुछ सीखने को मिला, और अन्य वहाँ पर जो कलाकार थे उनका किस प्रकार से आपके प्रति जो हम कह सकते हैं किस तरह की भावना रहती थी? रशिया जब मैं गया तो मैं होता था नगर में एक हेलेना रोरिक आर्ट कॉलेज होता था, वहाँ पर बच्चों को संगीत की शिक्षा देता था जी। तो वहाँ से कुछ मेरे 4 शिष्य साथ में थे, उसमें से 2 लड़कियाँ 2 लड़के थे जी। और जो वहाँ की जो कुरेटर थी मैडम अलेना आदमकोवा जी। वो उनके साथ गए थे जी। तो जब रशिया पहुँचे, हमारे को तो पहली बार एरोप्लेन में तो पहली बार ही बैठा था जी। इतने लंबे सफ़र में, तो सीधे मॉस्को की फ़्लाइट थी जी। मॉस्को में 7-8 शो मॉस्को में एक ही सिटी में किए, अलग अलग जगह पे किए थे जी। लेकिन वहाँ के लोगों का रुझान क्लासिकल के प्रति इतना है, मैं बोलता हूँ उतना हमारे हिंदुस्तान में नहीं है जी। मैं खास करके अपने हिमाचल की बात कर रहा हूँ मैं जी। तो लेकिन वहाँ के लोग इतने मेरे बच्चे गा रहे थे जी। थोड़ा बहुत मैंने गा साथ में जी। लेकिन इतने बड़े एक ध्यान से सुनते थे, क्या सितार बजा रहा, कौन सा क्लासिकल डांस कर रहा, कौन सा राग गा रहा, और इतने मंत्रमुग्ध होते थे जी। जहाँ भी जाना, जहाँ भी शो करना हमने, चाहे फोक सॉन्ग का या थोड़ा सा फोक डांस करते थे या क्लासिकल का तबले का, उसमें एक लड़का तबले का था और एक लड़की क्लासिकल डांस के लिए शबनम, तबले के लिए रोहित था और दिनेश था, सितार के लिए पुष्पा लड़की थी तो ये 4 बच्चे थे, 5वां मैं था उसमें। तो इतना बहुत कार्यक्रम रहा, मैं तो इतना प्रसन्न हुआ वहाँ के लोगों से, रशिया वालों से, पता नहीं कितना बहुत प्रेम करते हिंदुस्तानियों से वो जी। और उन्होंने सोचा कि हमारे को कहाँ रखना, उन्होंने वो बहुत प्यार दिया उन्होंने वहाँ पर जी। तो आपका वहाँ का अनुभव जो है वो बहुत ही मीठा रहा, बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि जब आपकी कला को सराहा जाता है, जब उसे परखा जाता है, एक अच्छा रिस्पांस मिलता है, तो मुझे लगता है कलाकार का जो जोश है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। पंडित जी, जिस तरह से हम देखते हैं कि हमारा क्लासिकल और फोक जो सॉन्ग्स रहते हैं वो कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं और जितनी भी हमारी ऋतुएं हैं, उत्सव हैं, उनसे भी जुड़े रहते हैं। ऐसे में हमारे बहुत से राग हैं, जैसे राग बहार की हम बात करें तो ये राग भी कहीं ना कहीं हमें जोड़ते हैं हमारी संस्कृति से, हमारी प्रकृति से। तो इसके पर भी आप अगर हमें कुछ बताएं और कुछ सुनाएं भी साथ में तो बहुत ही अच्छा जो है वो माहौल बन जाएगा। ऋतुओं के ऊपर राग पहले से बने हैं, जैसे बहार, जैसे बसंत ऋतु का राग है, बस राग बसंत भी बसंत ऋतु का राग है जी। जैसे मल्हार है वो वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं। तो बहार ऐसा है कि जैसे एक उमंग उसमें है, उस राग में ऐसी उमंग सी आती है, लगता कि अरे बसंत आ गई है, चारों तरफ सरसों फूली है, कोई फूल फूले हैं, कोयल बोल रहे हैं, तो एक उमंग वाली उसमें बात आती है। राग बहार का थोड़ा सा देख दो। सामा मा पा गा मा नि दा नि सा बालमवा मायरी बालमवा मायरी बरन बरन की कलियां खिलियां लहरानी बन बेलरिया सखी अजहू नहीं बालमवा मायरी बन में फूल फूल बन में
करत शोर कोयलिया करत शोर बन में बन में बन में बन में बन बालमवा मायरी बालमवा मायरी बरन परन की कलियां खिलियां बरन परन की कलियां खिलियां लहरानी बन बेलरिया सखिय जहोरे आए बालमवा मायरी बालम बा मायरी बालमवा धनी सरे सरे नि सनि पम पग मरि स बालम बा मायरी नि सरे नि सनि पम पग मरि स स मम पग मम नि धनि सरे नि स बालम बा मायरी बालम बा माई बहुत ही खूब जो है ये जो हमने राग सुना। हम कह सकते हैं कि जितने भी हमारे क्लासिकल सॉन्ग्स है, फोक सॉन्ग्स है, वो आपस में प्रकृति और हमारी संस्कृति से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं और हमें लेके जाते हैं हमारी संस्कृति की ओर वापस। बात करें पंडित जी आपकी अपनी रचनाओं की, तो आप बहुत सी रचनाएं भी करते हैं। वो रुझान किस प्रकार से पैदा हुआ, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें पहले से ही कर रहे थे, ऐसे में आपको लिखने का शौक़ कैसे हुआ, कैसे आपने सोचा कि इसमें भी आप कुछ कर सकते हैं? गुरुजी बोलते हैं थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू कर दो, चाहे एक छोटी सी बंदिश बना लो, मेरे को सुनाओ, आप बताओ कैसी है, अगर गलत है तो मैं ठीक करा लूँगा उसका जी। तो उस तरह से धीरे धीरे ऐसा शौक़ बढ़ता रहा, कुछ फोक फिर कुछ क्लासिकल की जी। मैंने एक गुरुजी की क्या नाम, गुरुजी के ऊपर लिखी है 2 लाइनें इसकी, राग मधुवंती में है जी। वो देखिए बना। बहुत दिन बीते शाम नाए, बहुत दिन बीते शाम नाए, नैनन को कासे समझाए, बहुत दिन बीते शाम नाए, बहुत दिन बीते जी। बहुत ही खूब जो है आपने अपने गुरुजी के लिए लिखा और बहुत ही सुंदर जो है ये रहा। बात करें आपके जीवन में प्रेरणा की, क्योंकि आपने काफ़ी कुछ किया है, काफ़ी कुछ सीखा है, ऐसे में आप अपने जीवन की प्रेरणा किसे मानते हैं? क्योंकि कोई ना कोई प्रेरणा जीवन में अवश्य होती है, तभी आप और आगे बढ़ पाते हैं। मेरी जो प्रेरणा है मेरे माता पिता जी है जी। लेकिन उनको संगीत, माता जी तो हमारे जो दैविक जो गीत है वो गाते हैं, जैसे लोकल हमारे जैसे छिंजे बोलते हैं या और देवी पांजरा वगैरह, जो देवी के ब्याह शादियों में इस तरह के जो गीत गाते हैं जी। पिताजी को ज़्यादा शौक, वो ज़्यादातर जॉब में रहे जी। लेकिन माता जी मेरे को खूब सराहा करती थी, गाना सीख, गाना गा ले। अभी भी मैं ये घर जाता हूँ, कभी मेरे को वो चीज़ सुना, कोई सावन की चीज़ सुना, कोई फागुन की चीज़ सुना, इस तरह से जी। तो बहुत अप्रिशिएट करते रहते माता जी जी। तो हम चाहेंगे कि आप माता जी के लिए यहाँ से ज़रूर 2 पंक्तियाँ तो उनके लिए ज़रूर यहाँ से सुनाएं, कि उन्हें बहुत ही अच्छा लगे कि उनके पुत्र ने उनके लिए जो है कुछ सुनाया है। सागा पद नि द सा नि द पग पग स नि द पद सा, मोरे घर आ
सूरत दिखा जा मोरे घर आजा मोरे घर आजा मोरे घर आजा मोरे घर आजा। जी, बहुत ही खूब जो है ये आपकी पंक्तियाँ थी। बात करें नृत्य की भी, गायन और वादन के विषय में तो हम काफ़ी कुछ आपसे जान चुके हैं, नृत्य में भी आप पारंगत है। ऐसे में नृत्य के प्रति आपका शौक जो है वो कब पैदा हुआ और किस प्रकार से आपने की जो सीखने की प्रक्रिया है वो शुरू की? नृत्य तो जैसे हमारे जो लोक नृत्य होता है तो बचपन से हम गांव में मेलों में करते रहते थे जी। नृत्य। तो हमारे इस राजघाटी में नृत्य रात के 10 बजे से शुरू होता, सवेरे 6 बजे तक चलता था। जी। तो हम देखते भी रहते थे और बीच बीच में करते भी रहते थे। जी। लेकिन शास्त्रीय नृत्य की जो बात, मेरे जो गुरु है मैडम नूर जहीर जी दिल्ली से हैं। जी। तो उनका एक स्कूल चलता था कुल्लू में क्लासिकल डांस का। जी। तो मैं उनके साथ तबला बजाता था। जी। जहाँ भी उनका शो हो ना, तो वो थिएटर की तरफ से भी थे और नृत्य भी करते थे। तो जहाँ भी जाना मैं तबला बजाता था। जी। कई बार मैडम जी दिल्ली जाना होता था कहीं और जगह, तो फिर उनको ऐसा लगा, बोला सागर आप क्लासिकल डांस सीख लो। जी। क्योंकि मैं बोला अब यहाँ से कई बार दिल्ली जाना, कहीं बाहर भी जाना, तो आप क्लास संभाल सकते पीछे, आपको ताल का नॉलेज है। जी। तो मैं कहा मैडम जी मैं तो ज़्यादा नहीं, बोला मैं आपको सिखाती हूँ। तो मैडम जी ने मुझे लगता है कि 2-1 सालों में बहुत कुछ सिखा लिया था। जी। कि जितना बच्चों को सिखाना होता उतना तो बहुत आगे के तक उन्होंने सिखा लिया था। तो उसके बाद भी मैडम जी बीच बीच में आते रहते थे। अब कुछ टाइम से वो काफ़ी वृद्ध हुए, तो वही नोएडा में रहते हैं। जी। तो आजकल मेरे एक बहुत परम मित्र है कलकत्ता से, जी। पंडित तापस देवनाथ करके हैं। वो हर साल आते, एक वर्कशॉप लगाते मेरे साथ, तो मेरे को भी सीखने का कुछ मौका मिलता उनसे। जी। तो बहुत इस तरह से नृत्य का रुझान बढ़ता ही रहा है आजकल। जी। तो आपके गुरु को आपके अंदर जो है वो प्रतिभा दिख गई थी कि आप जो है गायन और वादन के साथ साथ जो है वो नृत्य में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ऐसे में उन्होंने आपके अंदर जो है वो बीज बो दिया। तो हम कह सकते हैं, जैसे आपने खुद भी कहा था कि गुरु का जो है जो साथ है वो हमारे साथ निरंतर चलते रहना चाहिए। पंडित जी, जिस तरह से हम आपके इतने लंबे संगीत के, नृत्य के ये जो सारा सफ़र है इसको देखते हैं, तो ऐसी कोई घटना जो आप हमारे साथ और दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें, कोई ऐसे इंसिडेंट आप जगह जगह गए हैं जो शेयर करना चाहें कि क्या कुछ अनुभव आपके रहे? मेरा अनुभव, नृत्य की बात करता हूँ मैं। जी। तो मुझे लगता मैं एक बारी कला केंद्र में दशहरे टाइम तबला बजा रहा था। जी। तो जो मेरे नृत्य की जो गुरु हैं, जी। उनके हस्बैंड इसमें, उनका नाम अमिताभ दासगुप्त है। जी। तो उनको लगा अरे ये लड़का कुछ कर सकता है। जी। तो यानी कि 3-4 महीने कोई उस टाइम फोन वन नहीं होते थे। फ़ोन तो हमारा 2002-3 से आए। जी। ये 96 की बात है। तो एड्रेस किसी के पास नहीं मिला। कुदरती एक बारी हुआ कि हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे एक रेस्टोरेंट में। जी। तो दादा भी वहाँ पहुँच गए। जी। बोला बेटा मैंने आपको देखा है दशहरा उत्सव में, आपने तबला बजाया था। जी। मैं कहा दादा हाँ। मैं कहा काफ़ी बुजुर्ग थे और बहुत नॉलेज वाले आदमी थे, विद्वान थे। वो था कल से ऐसा मेरी मैडम है क्लासिकल डांस वाली, उनके साथ तबला बजाना। जी। मैं कहा मैडम, मैं बोला सर, मैं कहा आज तक मैं डांस के साथ तबला तो बजाया ही नहीं, जी। हम तो क्लासिकल के साथ। आप कल आओ तबला लेके और कल से शुरू कर दो। जी। मैडम के साथ देख मेरे को लगा तो मैडम तो बहुत सौम्य स्वभाव की थी। जी। बोला बेटा आओ, बड़े आराम से ये बजाओ वो बजाओ तबले पर, ये टुकड़ा बजाओ, ये आमद होती है, ये सलामी होती है, इस तरह से ठुमरी का चलन होता है। तो इस धीरे धीरे तो मेरे को बहुत उनसे सीखने को बहुत मिला। फिर धीरे धीरे उनसे सीखना मैंने शुरू कर दिया था मैडम ने, जो जैसे मैं बताया आपको। जी। तो इस तरह से जो है वो एक संबंध जो है उनके साथ बनता चला गया और आप सीखते चले गए। बात करें आपकी रचनाओं की, तो और भी हम आपसे ज़रूर सुनना चाहेंगे कि आप कोई अपनी एक और रचना हमें ज़रूर सुनाएं। मैं एक रचना दसरा, हमारे एक होली का प्रोग्राम हर साल रहता है, सूत्रधार कला संगम, जहाँ मैं बच्चों को सिखाता हूँ। तो हर साल होली का बहुत बड़ा प्रोग्राम करते रहते हैं। जी। तो उसमें जैसे क्लासिकल होलियाँ भी गाते हैं, कुछ फोक स्टाइल की भी होती है, जैसे कॉमन लोगों के लिए, ज़्यादातर कॉमन लोग होते हैं। जी। तो मैं लास्ट ईयर एक होली की रचना की थी। जी।
वैसे मलयाली भाषा में किया है, जी तो आप देखिए। आया होलियारा मौसम गावा, तो होलियां जो आया मित्रा। एक मित्र दूसरे जी। मित्र के लिए बोल रहा कि हमारे गांव में होली का मौसम आया। जी आया होलियारा मौसम गावा, तो होलियां जो आया मित्रा। जी लाल पीली पगड़ियां सभी जो लाणी, पिपड़ा रे ट्याड़े आसा होलियां गाणी, पिपड़ा रे ट्याड़े आसा होलियां गाणी। आया फागारा मौसम गावा, तो होलियां जो आया मित्रा। आया होलियारा मौसम गावा, तो होलियां जो आया मित्रा। तो होलियां जो आया मित्रा, तो होलियां जो आया मित्रा। जी बहुत ही खूब, जिसमें आपने जो है अपने मित्र को भी साथ में होली पे इनविटेशन दे दिया है और बहुत ही खूबसूरत जो है ये गीत था। बात की जाए जिस तरह से आपने कार्यक्रमों की बात की कि होली पे आप कार्यक्रम करते हैं, ऐसे में लोगों का संगीत के प्रति और रुझान पैदा हो, लोग संगीत को समझें, साथ ही साथ अगर हम क्लासिकल शास्त्रीय संगीत की बात करें और फोक सॉन्ग्स की बात करें, उसके प्रति लोग और ज़्यादा जानें, तो इसके लिए आप किस तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर उसमें भाग लें? हम तो होली का प्रोग्राम तो हर साल कराते हैं। ये हमारे जो स्वर्गीय श्री राम कुमार कपूर जी की बहुत होलियाँ लिखी हैं, उनको भी गाया जाता है। कुछ पुरानी होली गाई जाती है, कुछ कोई नए एडिशन हो, नई होलियाँ भी गाते हैं। इसके साथ साथ हमें क्लासिकल का प्रोग्राम कराते हैं, जो हमारे गुरु जी की जयंती पे किया जाता है, श्याम संगीत सम्मेलन समिति के नाम से। वो 7 फरवरी को होता है हर वर्ष। उसमें देश भर के नामी ग्रामी कलाकार अपनी प्रस्तुतियाँ दे चुके हैं और हर बार आते हैं। इस बार भी कलकत्ता से एक मनाली बॉस करके हैं, बहुत अच्छा क्लासिकल गाती हैं, उनका था। उसमें पंडित LK पंडित जी, मीता पंडित जी, संतोष कुमार नाहर जी, यानी कि बहुत विद्वान, मैं उस्ताद महमूद धौलपुरी, उस्ताद इकबाल अहमद खां, यानी कि सैकड़ों कलाकार हिमाचल के, अपने डॉक्टर R शांडिल जी, CL वर्मा जी हैं, अपने डॉक्टर हेमराज जी, ब्रिजलाल भारद्वाज जी, पंडित गंगाराम जी, यानी कि जितने भी लोग पुराने थे अपनी अपनी, उनको हमने हर साल उनको बारी बारी से बुलाते थे। जी, एक मंच भी मिल जाता है और साथ ही साथ जो है उनका जो उनकी कृतियां हैं उसे देखने का, समझने का सबको मौका भी मिल जाता है। जी, बच्चों को सुनने का बहुत मौका मिलता था। जितने भी कलाकार होते अपने अपना उन्होंने गायन पेश करना या वादन पेश करना, तो बहुत चीज़ें बच्चे सीखते थे, कुछ इससे कुछ उस्ताद से थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें, तो इससे क्या बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जी, तो जिस तरह से पंडित जी आप नृत्य भी सिखाते हैं, किस तरह का अनुभव रहता है बच्चों के साथ? क्या कुछ वो सीखने में जो है कितनी उत्सुकता दिखाते हैं, उसके बारे में भी कुछ बताएं। नृत्य के बारे में ज़्यादातर उत्सुकता ज़्यादातर लड़कियों में रहती है। जी, मैं मैक्सिमम देखा लड़कियां और लेडीज़ की, हमने जो शास्त्रीय नृत्य सीखना, ज़्यादातर मैं क्लासिकली सिखाता हूँ। लेकिन कुछ एक मेरे मैडम हैं उधर बाला जॉनसन जी, वो बोलते हैं सागर बोला बॉयज़ को भी डांस सिखाना है जी, तो छोटे छोटे बच्चों को भी उनके जन पूरी क्लास को जैसे वर्कशॉप लगती है जब जाना उनके स्कूल, तो चाहे 10-20 बॉयज़ और 20 गर्ल्स को इनके इकट्ठे कराते जी, तो तब देखता मैं बॉयज़ भी, मुझे वहाँ लगभग 7-8 साल हो गए, तो बहुत से बॉयज़ जो थे उन्होंने भी डांस का थोड़ा बहुत, यानी कि ऐसा कि कम से कम मजाक नहीं बना सकते यार शास्त्रीय नृत्य है या शास्त्रीय गाना है जी, तो बहुत मेरे को लगता है कि अच्छा रुझान है, ऐसा नहीं बच्चों जी। तो बहुत ज़्यादा उत्साह आप में भर जाता है जब आप बच्चों को जो है इतना अच्छा परफॉर्म करते देखते हैं, और जिस तरह से आपने कहा कि बहुत से बच्चे आज भी आपके साथ ही जुड़े हुए हैं। ऐसे में यदि हम आपके पूरे सफ़र को जानना चाहें कि आप पीछे मुड़कर क्या देखते हैं, किस तरह से अपने सफ़र को देखते हैं, तो वो आप हमें ज़रूर बताएं। और क्या कुछ है आपके फ्यूचर प्लान्स, क्या कुछ आप सोच रहे हैं आने वाले समय में अपने शिष्यों के लिए भी और अपने लिए भी? मुझे तो जब पीछे मुझे अपना प्रारंभिक जो समय है उसको देखता हूँ ना, मेरे को अभी तक वो गुरुजी की याद आती, जितने मेरे गुरुजी थे जी। जैसे गायन और तबले में मेरे स्वर्गीय प्रोफेसर श्यामलाल ठाकुर जी, तो वो भी बोलते थे बेटा सांस सवेरे ज़रूर लगाना है, खाने को मिले या ना मिले लेकिन सा ज़रूर लगाना, शाम को आधा घंटा पौना घंटा तबला ज़रूर बजाना जी। इसके साथ साथ मैं हारमोनियम की शिक्षा स्वर्गीय कैलाश सूद जी यहाँ लोअर बाज़ार में थे,
उनसे हारमोनियम की कुछ बारीकियां सीखता रहा, कुछ सालों बीच बीच में आता था। जी। और आजकल में जो ध्रुपद गायकी है और इसके पखावज का, तो वो पंडित उदय मलिक जी दिल्ली से, जी। तो उनसे भी कुछ कुछ चीज़ें सीख रहा हूँ। जी। तो जहाँ भी कुछ मुझे लगता है कि मैं, चाहे कोई बच्चा ही हो, मैं उनसे उससे भी सीखता हूँ, ऐसा नहीं है। जी। तो आपका जो सिखाने और सीखने का सिलसिला है वो चलता जा रहा है और बहुत कुछ जो है आप वो हमारे समाज को, हमारी संस्कृति को दे चुके हैं, चाहे हम शास्त्रीय संगीत के माध्यम से बोलें, वादन या फिर नृत्य के माध्यम से। पंडित विद्यासागर जी, आज आप कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी आपने हमें संगीत के विषय में जानकारी दी, अपना अनुभव जो आपका पूरा रहा है उसे हमारे साथ साझा किया, हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि जाते जाते भी जो हमारे दर्शक हैं वो आपकी मधुर आवाज़ सुनते हुए जाएं और चैत्री से संबंधित जो भजन रहता है वो आप हमें ज़रूर सुनाएं। हाँ, आजकल चैती का मौसम है, तो वे हमारे बनारस के हैं पंडित देवाशीष दे करके, एक हम उनके शिष्य रागनी हैं। यानी कि ये बहुत जो पुरानी चीज़ है, ट्रेडिशनल है, चैती जिसको बोलते हैं, उनसे भी सुना है। चैत मास बोले ले कोयलिया हो रामा मोरे अंगनवा, चैत मास बोले ले कोयलिया हो रामा मोरे अंगनवा, चैत मास बोले ले कोयलिया, जब याद आवत पिया के मिलन की, जब याद आवत पिया के मिलन की, जब याद आवत पिया के मिलन की, भरी भरी आवे रे नयनवा हो रामा, भर भर आवेले नयनवा हो रामा मोरे अंगनवा, चैत मास बोले ले कोयली।